इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र एवं आपदा प्रबंधन का कुल 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से याद कर ले। ऐसा ही क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है बिहार बोर्ड कक्षा में। चलिए, तो पहला क्वेश्चन मेरा है, पहला क्वेश्चन आपका रहेगा कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। इसका जो राइट आंसर होगा वह बी नंबर का नेपोलियन बोनापार्ट होगा। चलिए, 2 नंबर का क्वेश्चन, किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह मेरा बी नंबर का गैरिबाल्डी होगा। वह गैरिबाल्डी था, उसी ने पूरी समस्या को बना दिया। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि रूस में जार का अर्थ होता था। तो रूस में जार का अर्थ होता था, तो माने जार माने होता था सम्राट रूस में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह डी नंबर का होगा, रूस का सम्राट। डी नंबर का आंसर मेरा सही होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक कौन थे। इसका जो राइट आंसर होगा वह बी नंबर का हो चिन मिन था। हो चिन मिन वियतनामी के जनक थे। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 5 नंबर में कि 1932 में पूना समझौता किनके बीच हुआ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ए नंबर, गांधी और अंबेडकर के बीच। अगला क्वेश्चन होगा कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो याद रखिएगा दोस्तों, 1929 के लाहौर के अधिवेशन में। चलिए, भारत में न्यूनतम मजदूरी नियम कानून कब पारित किया गया। तो याद रखिएगा हमेशा आपको 1948 ईस्वी में पारित किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को लागू की गई। तो आप याद रखिएगा हमेशा के लिए कि मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था को लागू की गई थी। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था। याद रखिएगा इंग्लैंड में पारित किया गया था कॉर्न लॉ को। चलिए, भारत में पहला छापाखाना कहाँ लगाया गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह गोवा में होगा। गोवा में पहला छापाखाना लगाया गया था। चलिए, अगला क्वेश्चन रहेगा आपका 11 नंबर में कि निम्नलिखित में माने कौन ऊर्जा अनवीकरणीय है। 11 का कौन ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है। तो अनवीकरणीय मतलब होता है कि जिसे हम नष्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं। एक बार उपयोग करने के बाद जिसका नष्ट हो जाता है, दोबारा उपयोग नहीं हो सकता है, उसे अनवीकरणीय कहते हैं। तो देखिए, जल को आप कभी भी नष्ट नहीं कर सकते हैं, इसे फिर से उत्पन्न कर सकते हैं, यह नवीकरणीय हो जाएगा। सौर ऊर्जा, यह भी जैसे सूर्य होगा, इसे भी कभी नष्ट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद पवन माने वायु को कभी भी नष्ट नहीं कर सकते, लेकिन कोयला को एक बार नष्ट करने के बाद वह दोबारा उत्पन्न नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह सी नंबर होगा, कोयला का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि ज्वारी एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन है तो भारत के अधिक उन्मूलन परिस्थितियां कहीं पाई जाती है। तो याद रखिएगा खंभात की खाड़ी में। इसका जो राइट आंसर बी होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि समुद्री क्षेत्र में कितना प्रतिशत था। तो आपका जो आंसर होगा वह होगा 12.2 किलोमीटर तक, 2 किलोमीटर तक, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अगला क्वेश्चन होगा कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में निहित है। तो याद रखिएगा 96.6% महासागर में निहित है कुल जल का। 15 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें कौन भारतीय उपमहाद्वीप का सुनहरा रेशा कहलाता है। तो याद रखिएगा सुनहरा रेशा एक जूट को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। तो याद रखिएगा कर्नाटक राज्य को कहवा का राज्य कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन होगा 17 नंबर में कि किस नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा नेपानगर एक अखबारी कागज के लिए, कौन से अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर सी होगा, अखबारी कागज।
चलिए अगला क्वेश्चन है कि उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो उड़ीसा जो है ना मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उड़ीसा राज्य। चलिए आपका क्वेश्चन है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र एक पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति व्यक्ति वर्ग कितने किलोमीटर व्यक्ति रहते हैं। तो याद रखिएगा 881 व्यक्ति। कितने व्यक्ति? 881 व्यक्ति। ख नंबर ऑप्शन सही। चलिए सत्ता में साझेदारी, अगला क्वेश्चन क्या होगा? अगला क्वेश्चन रहेगा आपका कि सत्ता में साझेदारी का सही अर्थ क्या है। तो सत्ता में साझेदारी का सही अर्थ होना चाहिए, देखिए सरकारी कामकाज में जनता को भाग लेना। ऑप्शन यही ए नंबर सही होगा। सरकारी कामकाज में हमेशा जनता ही भाग लेना चाहिए। सत्ता में साझेदारी का सही अर्थ है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा कि भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सही है। तो यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। यह धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। सभी लोग को कोई भी अपना धर्म मानने आज़ादी देता है। किसी धार्मिक समुदाय में नागरिक बराबर आदान करता है। ये नहीं होगा, इसका राइट आंसर ए होगा। राइट आंसर यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने 23 नंबर में है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति या स्थान के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव को निषेध करता है। तो अनुच्छेद आपको याद रखना है, अनुच्छेद 15 में यही लिखा है कि वंश एवं जाति के स्थान पर किसी प्रकार का भेदभाव को निषेध करता है। अनुच्छेद 15 ऑप्शन ए सही होगा। श्रीलंका में सामाजिक विभाजन किस स्तर पर है। तो याद रखिएगा क्षेत्रीय एवं सामाजिक दोनों होगा। तो इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर को, और जम्मू कश्मीर दो राज्यों से बना हुआ है। तो इसका राइट आंसर बी होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आपके होगा 26 नंबर में कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किसमें संबंधित नहीं है। तो चिपको आंदोलन, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है। संबंधित होता तो होगा पेड़ की काटने से, ए नंबर होता। बट यहाँ पे है किससे संबंधित नहीं है। तो याद रखिएगा अंगूर के पेड़ की काटने से यह तो नहीं होगा, ये तो संबंधित है चिपको आंदोलन से। और बी नंबर का आर्थिक शोषण की मुक्ति से, ये भी गलत होगा। उसके बाद नहीं, आर्थिक शोषण ये भी सही हो सकता है। शराबखोरी के विरोध आवाज ये भी सही हो सकता है। और देखिए कांग्रेस पार्टी के विरोध, कांग्रेस पार्टी को इसमें क्या मतलब था, कांग्रेस पार्टी से इसमें कोई मतलब नहीं था। ये ऑप्शन सही होगा। मतलब ये जो है ना ये संबंधित नहीं है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन होगा आपके कि सूचना के अधिकार संबंधी कब बना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह बी नंबर का। याद रखिएगा दोस्तों 2005 ईस्वी में सूचना का अधिकार कानून बना था। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने में दिख रहा है कि किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन मानते थे। जनमत का अग्रित ऑप्शन नंबर डी जनमत का अग्रित। चलिए दोस्तों 29 नंबर में हमारा क्वेश्चन कहता है कि किस बात से स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ गहरी है। किस बात से स्पष्ट होता है। तो देखिए किस बात से स्पष्ट हो रहा है बिहार में लोकतंत्र की जड़ें हैं। तो वैशाली का लिच्छवी गणतंत्र से स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ गहरी है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा कि अर्थव्यवस्था का द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। देखिए तो प्राथमिक क्षेत्र को हम कृषि क्षेत्र कहते हैं, और द्वितीयक क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र कहते हैं। कौन क्षेत्र? उद्योग क्षेत्र। और तृतीयक क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र कहते हैं। कौन सा क्षेत्र? सेवा क्षेत्र। तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को, द्वितीय क्षेत्र उद्योग क्षेत्र को, तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र को। तो इसमें क्वेश्चन क्या कहता है, अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्र किसे कहा जाता है। तो द्वितीय क्षेत्र किसे कहा है। ऑप्शन हमारा सी नंबर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। मतलब भारत में पंचवर्षीय योजना जो हो रहा था वह शुरुआत कब से था। 1956 से। तो याद रखिएगा दोस्तों 1951 से 1956 के बीच में पंचवर्षीय योजना कार्यक्रम चालू था।
वहीं से हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत के किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक, तो याद रखिएगा किस राज्य की, तो गोवा की प्रति व्यक्ति आय सही सर्वाधिक होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन आपको होगा कि देश का पहला एटीएम किस बैंक ने स्थापित किया, तो पहला एटीएम देश का कौन सा बैंक है जिसने स्थापित किया, तो याद रखिएगा सबसे बड़ा अभी सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक को ही माना जाता है, एसबीआई को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था, इसका जो राइट आंसर होगा भारत में सहकारिता आंदोलन तो 1904 ईस्वी में होगा, इसका राइट आंसर। चलिए स्वर्ण जयंती शहर रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मेरा ए नंबर, 1997 ईस्वी में यह योजना शुरू की गई थी। चलिए अगला आपका क्वेश्चन रहेगा कि हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी का केंद्र बन चुका है, कौन सा शहर, तो याद रखिएगा दोस्तों बेंगलुरु, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। बेंगलुरु एक सूचना प्रौद्योगिकी का एक केंद्र बन चुका है वर्तमान में। भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति कब अपनाई गई थी, तो याद रखिएगा दोस्तों हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर, 1991 ईस्वी में ऐसा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन रहेगा आपका कि सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो याद रखिएगा एक वैधानिक प्रकार का एक सूचना का अधिकार है, वैधानिक, ऑप्शन नंबर ए सही। चलिए 39 में निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक आपदा क्या होता है कि यह एक प्राकृतिक रूप से घटना होनी चाहिए, वही प्राकृतिक आपदा है। तो देखिए आग लगना ये तो मानवनिकृत है घटना है, ये भी बम विस्फोट ये तो मानव कर सकता है, आग लगा सकता है मानव, लेकिन रासायनिक दुर्घटना ये भी मानव कर सकता है, लेकिन भूकंप कहीं मानव कर सकता है नहीं, तो भूकंप एक प्राकृतिक घटना होता है, भूकंप प्राकृतिक घटना का एक उदाहरण है, तो इसका जो राइट आंसर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि किस प्राकृतिक आपदा के कारण इंदिरा पॉइंट विलुप्त हुआ, तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा किस प्राकृतिक आपदा के कारण, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, सुनामी के कारण। किसके? सुनामी के कारण। तो दोस्तों आपने ये 40 ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए हैं, आपको यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों, और इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर याद करें, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आ सकता है, आने की बहुत शंका रहती है, इसलिए दोस्तों आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर ले। ऐसे वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।